जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारी स्टोरी टाइम चैनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रोहन, जरा सुनो। रोहन अपने लैपटॉप से सिर उठाकर बोला, क्या हुआ अब? ये फोटो देखो, ये पिताजी के हैं क्या? प्रिया ने स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। रोहन ने एक नजर देखा। हाँ, शायद पिताजी ही हैं। लेकिन ये कौन सी जगह है? अचानक अपने पिता को देखकर रोहन हैरान हो गया। मुझे क्या पता? प्रिया की आवाज में चिढ़ थी। मैंने तो यही कहा था ना कि माजी के देहांत के बाद पिताजी का मन घर में नहीं लगता, इसलिए वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। लेकिन अचानक ये सब वायरल क्यों हो रहे हैं? आखिर ये बुजुर्ग कर क्या रहे हैं? दोनों आश्चर्य में थे। जिस पिता को उन्होंने बीमारी की हालत में वृद्धाश्रम में छोड़ा था, वो आखिर सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय कैसे हो गए? इस सब की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। अपने गांव के ओटले पर बुजुर्ग मोहन भाई खाट पर बैठे थे। भले ही वे बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनमें काफी जोश नजर आ रहा था। क्योंकि वे एक किसान थे और आज तक उन्होंने अपनी खेती नहीं रोकी थी। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरे पर झुर्रियों की तरह पड़ रही थी, मानो समय खुद वहां आकर रुक गया हो। उनके हाथ में चाय का प्याला था, जो अब ठंडा हो चुका था, लेकिन नजर सड़क पर अटकी हुई थी। कोई तो आएगा, कोई तो वापस लौटेगा। मोहन भाई ने हर पिता की तरह अपने बेटे के लिए ढेर सारे सपने देखे थे। खेती करके उन्होंने अपने बेटे को शहर में पढ़ने भेजा था, ताकि वो गांव के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बने और अपने शिक्षा से गांव में कृषि का तकनीकी विकास करे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है, वैसा होता नहीं। बस वैसा ही मोहन भाई के साथ हुआ। उनके सारे सपने उस वक्त चूर चूर हो गए जब उनके बेटे को नौकरी मिलते ही साथ काम करने वाली एक कर्मचारी प्रिया से शादी कर ली और फिर वो कभी गांव लौटा ही नहीं। न कुछ कहा, न बताया। इस तरह मोहन भाई और उनकी पत्नी शांताबेन बेटे की राह देखते देखते शांताबेन एक लंबी बीमारी से दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उनका बेटा कभी वापस नहीं आया। उस दिन मोहन भाई पूरी तरह टूट गए थे। वे आज तक पत्नी की याद और बेटे के लौटने की आस में जी रहे थे। तभी अचानक सड़क पर एक एसयूवी रुकी। चमचमाती नहीं, लेकिन उसमें से उतरा चेहरा बहुत पुराना था। वो उनका बेटा रोहन था, पूरे 15 साल बाद, अपनी पत्नी प्रिया के साथ। फैशनेबल साड़ी में प्रिया फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ, गांव पहुंच गए, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मोहन भाई के हाथ से प्याला गिर गया। वे कांपते कदमों से खाट से उठे और दरवाजे की ओर देखा। रोहन। रोहन हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, पिताजी। मोहन भाई की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ थी। 15 साल बाद पिता की याद आई? रोहन की नजर झुक गई, मानो शर्म से पानी पानी हो गया हो। पिताजी, काम, जिम्मेदारियां, जिंदगी की भागदौड़ में समय ही नहीं मिला। मोहन भाई के गले से कड़वा सच निकला, समय नहीं मिला। लेकिन पैसा कमाने का, घूमने का, शादी समारोह में जाने का वो सब समय मिल गया। बेटा, तेरी माँ तेरी राह में मर गई। हर त्योहार पर कहती थी रोहन इस बार जरूर आएगा, लेकिन तू नहीं आया। और अब जब वो चली गई, तब तुम लोग आए हो। अब यहाँ क्या लेने आए हो? ये सब सुनकर रोहन हैरानी से बोला, क्या कहा? माँ अब नहीं रही? मोहन भाई ने कहा, तू नालायक,
अपनी माँ का नाम भी न ले। याद कर, जब उसे तेरी जरूरत थी तब तू मिलने भी नहीं आया। अब आकर उसका अपमान न कर। तब प्रिया ने माहौल संभालने की कोशिश की। पिताजी, अब पुराने घाव न खोदो। माँ को भी ये सब पसंद नहीं आएगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको अपने साथ ले जाएं। शहर में रहिए आराम से। एसी वाला कमरा, कोई चिंता नहीं। हमें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए माफी मांगकर आपको साथ ले जाने आए हैं। मोहन भाई की आंखें अचानक लाल हो गईं। आराम? मेरी शांता का फोटो तक तुमने अपने घर में लगाने की कोशिश नहीं की और अब मुझे आराम देने आए हो? प्रिया की आंखों में थोड़ा पानी आया। असली था या नकली, कोई नहीं जान सका। पिताजी, वो सब पुरानी बातें हैं। अब हम सब साथ रहेंगे। रोहन, जो अब तक चुप था, टूट पड़ा। सॉरी पिताजी। वह घुटनों पर बैठ गया। माँ के जाने की खबर भी नहीं दे सका। मैं निकम्मा बेटा निकला। मुझे माफ कर दो। मोहन भाई ने उनका चेहरा अपने झुर्रियों भरे हाथों से उठाया। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन दिल में वो दर्द आज भी जिंदा है। तेरी माँ रोज दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती थी। कभी तेरे बचपन का फोटो हाथ में लेकर सो जाती। तू क्यों नहीं आया उसे मिलने? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। प्रिया भी पास आ गई। आंखों में बनावटी आंसू लाकर बोली, पिताजी, अब हम सब एक हैं। चलो हमारे साथ। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मोहन भाई के चेहरे पर मुस्कान खिली। नहीं बेटा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। बेटे का चेहरा देख लिया, मैं इससे ही बहुत खुश हूँ। लेकिन ये घर मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा सर्वस्व है। लेकिन उनके मन में एक अजीब शक था। बेटा इतने सालों में फोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था और आज अचानक पत्नी सहित घर पहुंच गया। कुछ तो बात थी। प्रिया ने अपनी मुख्य बात शुरू की, जैसे कोई डॉक्टर मीठी आवाज में कड़वी दवा पिलाता हो। देखिए पिताजी, आपका प्यारा पोता विदेश में पढ़ रहा है। खर्च बहुत बढ़ गया है, फीस, रहना, सब। अब आप भी जानते हैं, रोहन की आधी सैलरी तो लोन में चली जाती है। सोचा कि गांव का ये घर बेच दें। आप अकेले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। यहाँ आपको भी तकलीफें होती होंगी। शहर में आराम से रहिए। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन बात का जहर साफ झलक रहा था। मोहन भाई ने एक पल के लिए अपनी झुकी नजर ऊपर उठाई। तो बहू, तू सब बातें करके ये कहना चाहती है कि मैं ये घर बेच दूं? सही ना? प्रिया ने जल्दी से कहा। हाँ, बिल्कुल पिताजी। मोहन भाई के चेहरे के हावभाव सख्त हो गए। तेरे को पता भी है बहू, ये घर तेरी सास का सर्वस्व था। हर ईंट में उसका हंसी बसती है। बहू को शायद याद न हो, लेकिन तुझे तो याद है न रोहन? जब तू छोटा था, तेरी माँ ने अपने हाथों से ये घर सजाया था। आखिर तुम दोनों ये घर बेचने की बात कैसे कर सकते हो? उसने खुद दीवारों पर रंग लगाया था। क्या तुम लोग इस मेहनत को महसूस कर सकते हो? वे अपने बेटे को तीखी नजरों से देखकर बोले, तेरे को पता है, तेरी माँ तेरी यादों में कितना तड़प कर ये दुनिया छोड़कर गई? तेरे को कोई एहसास भी है? रोहन की आंखें झुक गईं, लेकिन प्रिया की आंखों में कोई कोमलता नहीं आई। वह तुरंत बोली, पिताजी, भावुक न बनो। समय बदल गया है। गांव में रहकर क्या होगा?
शहर में आपकी देखभाल भी हो जाएगी और यश का पढ़ाई भी चलती रहेगी। आखिर हमारा भी कुछ सोचो। मोहन भाई ने गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में खपा दी, वो अब उनकी आंखों में सीधा देख भी नहीं पा रहा। उनका गला भर आया, लेकिन खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो कर लो। उनका स्वर टूटा हुआ था। वे उठे और धीरे धीरे आंगन की ओर चले गए, जहां दीवार पर उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उन्होंने तस्वीर की ओर देखा, हाथ जोड़े और बुदबुदाए, शांता, आज तेरा घर भी जाता रहेगा। लेकिन क्या करें? बेटों की दुनिया अब पैसों से चलती है, रिश्तों से नहीं। तब बाहर से प्रिया की आवाज आई, पिताजी, घर के पेपर देखिए, कहाँ रखे हैं? मोहन भाई दर्द भरी मुस्कान के साथ बोले, पेपर वही है, जहां मेरी यादें दबी हैं। अलमारी के नीचे पुरानी पेटी में रख लो। कहीं तुम्हें भी बेचने की नौबत न आ जाए। उनकी बात सुनकर रोहन का दिल कांप उठा, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ दबाया, चल, देर हो रही है। काम की बात पर इमोशनल मत बन। मोहन भाई ने उन्हें कुछ पल देखा, फिर पत्नी की तस्वीर पर नजर डाली और धीरे से बोले, शांता, तेरे बेटे को लौटने में बहुत देर लगी, लेकिन लगता है समय ने भी उसे माफ कर दिया। चल, अब उसके साथ चलते हैं। शायद वहां तेरा नाम फिर कोई ले ले। उन्होंने अलमारी से पुरानी बैग निकाली, एक मफलर, 2 जोड़ी कपड़े और पत्नी की तस्वीर रखी। बाहर रोहन उनका हाथ पकड़कर खड़ा था। गाड़ी की ओर जाते हुए उनकी आंखें फिर नम हो गईं। मोहन भाई ने पलटकर घर देखा, दीवारें मानो कह रही हूं, अब तू भी जा रहा है मालिक। गाड़ी स्टार्ट हुई और पुराने घर की खिड़कियों से हवा में धूल उड़ी, मानो किसी ने बीते सालों का हिसाब हवा में उड़ा दिया हो। गाड़ी गांव की कच्ची सड़क छोड़कर हाईवे पर दौड़ रही थी। मोहन भाई की आंखें खिड़की से बाहर खेतों पर अटकी थी। हर पेड़, हर मोड़ उन्हें बीते सालों की याद दिला रहा था। शांता, देखना, शायद रोहन बदल गया हो। उन्होंने मन ही मन कहा और गहरी सांस ली। दूसरी तरफ प्रिया अपने मोबाइल पर धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। हाँ पंडित जी, सारे पेपर तैयार रखो। बस 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अपनापन नहीं। रोहन ड्राइव करते हुए बोला, पिताजी, एक काम पहले कर लें। शहर जाते वक्त बैंक और घर के पेपर ट्रांसफर करा दें। आप भी तो कहते थे कि सब बच्चों के नाम कर देना चाहिए। कहीं कल कुछ हो गया तो झंझट न हो। मोहन भाई ने उसे देखा, हाँ बेटा, ठीक है। तेरे भरोसे तो सब है। उनके स्वर में अपना भरोसा था, वही भरोसा जो उन्होंने जिंदगी भर रिश्तों में रखा था। कुछ देर बाद गाड़ी रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर रुकी। रोहन ने पिताजी के लिए दरवाजा खोला। चलो पिताजी, बस थोड़ी औपचारिकता है। अंदर जाते ही प्रिया ने जल्दी से क्लर्क से फाइलें ली। यहाँ साइन करो पिताजी। बस नाम ट्रांसफर की औपचारिकता है। मोहन भाई ने बिना कुछ पूछे साइन कर दिया, कांपती उंगलियां, धुंधली आंखें और विश्वास से भरा दिल। जब क्लर्क ने फाइल बंद की, प्रिया के चेहरे पर चमक आ गई। अब सब काम हो गया। चलो पिताजी, सीधे शहर चलें। गाड़ी फिर चली। पीछे गांव का घर, दीवारें और ओटले का खाट धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। मोहन भाई ने पीछे मुड़कर देखा, शांता, अब तेरा घर भी चला गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
उन्हें पता नहीं था कि जिस बेटे के कंधे पर सिर रखकर वे शांति ढूंढ रहे थे, वही बेटा उनकी जिंदगी भर की कमाई पर साइन कराकर ले जा रहा था। प्रिया सिर टेकते हुए हंसकर बोली, अब सब आसान हो जाएगा रोहन, बस एक हफ्ते में बेंगलोर निकल जाएंगे। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में भी एक छोटी सी टीस उठी। पिताजी के भरोसे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन शायद यही समय की मांग है। और गाड़ी शहर की ओर दौड़ती रही। शहर की हवा गांव से बिल्कुल अलग थी, न धूल न शोर, लेकिन फिर भी कुछ घुटन सी। मोहन भाई गाड़ी से उतरते हुए चारों तरफ देखा। अरे बेटा, तुम्हारा ये नया घर तो बहुत बड़ा है। उनके स्वर में गर्व था, एक पिता की खुशी जो बेटे की तरक्की देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। प्रिया हंसकर बोली, हाँ पिताजी, अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ, आराम से। बातें मीठी थी, लेकिन चेहरे की मुस्कान में वो अपनापन नहीं था जो एक बहू की आंखों में ससुर के लिए होना चाहिए। अंदर जाते ही मोहन भाई ने देखा, घर की दीवारें सजी थी, लेकिन कोने कोने में अजीब ठंडक थी, कहीं अपनेपन की गर्माहट नहीं। शहर में आए अभी 3 हफ्ते ही हुए थे। मोहन भाई सोचते थे कि बेटा साथ है, बहू है तो बुढ़ापा शांति से कट जाएगा। लेकिन सुबह वे हंसते चेहरे से उठते और किचन के दरवाजे से झांकते, प्रिया बेटा, आज मेरे लिए पराठे बना दे। लेकिन जवाब हर बार ठंडी आवाज में मिलता, नहीं पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले दिन सोचा काम का बोझ होगा, दूसरे दिन सोचा शहर की जिंदगी ऐसी ही है, तीसरे दिन के बाद सोचना छोड़ दिया। अब प्रिया सुबह सुबह उठती, झटपट तैयार होती, किचन में मशीन की तरह घूमती और रोहन के लिए टिफिन पैक कर देती। मोहन भाई डाइनिंग टेबल के कोने में बैठे रहते। उन्हें बस एक कप चाय मिलती बिना पूछे। कभी बोलते, बेटा, मेरे लिए थोड़ा हल्का दूध डाल दे। जवाब मिलता, पिताजी, आपको इतनी तकलीफ है तो दूध खुद गर्म कर लो। मुझे मीटिंग है, देर हो रही है। धीरे धीरे घर में बातचीत कम होती गई। शाम को जब दोनों लौटते, दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मोहन भाई उम्मीद से उठते, शायद आज पूछेंगे, पिताजी, खाना खाया? लेकिन प्रिया और रोहन सीधे अपने कमरे में चले जाते। दरवाजा बंद, एसी ऑन और घंटों उनकी बातों की आवाज आती रहती। रोहन भी ऑफिस के थकान का बहाना बनाकर टीवी ऑन करता और बिना कुछ बोले सोफे पर लेट जाता। मोहन भाई वहीं बैठे रहते, अधूरी थाली, ठंडा खाना और आंखों में जलती प्यास। अब वे कम बोलने लगे थे। दिन का ज्यादातर समय खिड़की के पास बैठकर बिताते, जहां से आकाश दिखता था, लेकिन अब उसमें भी रंग नहीं थे। एक दिन प्रिया की सहेली घर आई। उसने हंसकर कहा, अरे वाह, तेरे ससुर अभी भी बहुत एक्टिव लगते हैं। प्रिया हंसकर बोली, अरे छोड़ न यार, बस दिन भर टीवी देखते रहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ओल्ड एज होम भेज दूं। मोहन भाई अंदर से टूट गए। उन्होंने कान से सुना, दिल से महसूस किया, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जब बहू देर रात तक बाहर रहती और वे कुछ बोल देते तो वह गुस्सा हो जाती, आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। बेटे से कहते तो जवाब मिलता, पिताजी, आपको हमें परेशान करने के सिवा कुछ काम नहीं। इससे वे पूरी तरह शांत हो गए। उनका खाना पीना कोई नहीं पूछता था। फिर कुछ दिन बाद वे बीमार पड़ गए, कमजोरी, बुखार, भूख न लगना। डॉक्टर ने कहा, इनका थोड़ा ध्यान रखो, समय पर खाना दो। प्रिया ने सिर हिलाया, जी डॉक्टर।
लेकिन घर लौटकर बुदबुदाई, अब क्या मुझे नर्स बनना पड़ेगा? ऑफिस का काम, घर का काम और अब ससुर की सेवा। वह उनके कमरे में गई। मोहन भाई करवट बदलकर लेटे थे, पसीने से लथपथ। प्रिया ने ग्लास जोर से टेबल पर रखा। लो, दवा खा लो। सब कुछ मेरे पर छोड़ दिया है। मोहन भाई ने कांपते हाथ से ग्लास उठाया। बेटा, थोड़ा गर्म पानी दे दे। प्रिया गुस्से में बोली, हर बार नखरे? खुद कर लो। मैं कोई नौकरानी नहीं। वह कमरे से निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ, वो आवाज मानो मोहन भाई की छाती में गूंज रही हो। रात को जब रोहन लौटा, उसने देखा मोहन भाई बिस्तर पर बैठकर खांसी रहे थे। सामने दवा की शीशी खुली पड़ी थी। पिताजी, आपने दवा नहीं खाई? खाने का मन नहीं था बेटा। रोहन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, पिताजी, परेशान न हो। बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मोहन भाई बस मुस्कुरा दिए। सब ठीक बेटा। अब उम्र ऐसी नहीं कि सब ठीक हो जाए। अब जो टूटा है, वो भरोसा है। अगले दिन जब प्रिया और रोहन ऑफिस जाने लगे, दरवाजे पर खड़े मोहन भाई ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, शाम को लौटो तो थोड़ा मेरे साथ बैठना। बहुत दिन हो गए किसी से बात नहीं की। प्रिया बिना पीछे मुड़े बोली, मुझे देर हो रही है पिताजी। शाम को देखेंगे। गाड़ी के शोर में उनका स्वर गायब हो गया। उस रात मोहन भाई खिड़की के पास बैठकर आकाश देख रहे थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल में उससे ज्यादा गहरी ठंडक उतर चुकी थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, शांता, तेरे जाने के बाद लगता था कि बेटा सहारा बनेगा। लेकिन अब समझ आया कि बुढ़ापा शरीर का नहीं, अपनों की बेरुखी का नाम है। दिन बीतते गए। मोहन भाई की तबीयत और बिगड़ती गई। खाने का मन नहीं, नींद गायब, शरीर कमजोर। उठने बैठने में भी सांस फूलने लगी। सुबह से शाम तक वे खिड़की के पास बैठे रहते। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। बहू और बेटा अब पूरी तरह बदल चुके थे। पहले जहां थोड़ी चिढ़ थी, अब हर बात में कड़वाहट और ताने भरे हुए थे। एक दिन मोहन भाई ने धीरे से कहा, बेटा, अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो डॉक्टर के पास ले चल। छाती में बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया गुस्से से बोली, हर रोज कुछ न कुछ हो जाता है। आपको इतना टाइम किसी के पास नहीं है पिताजी? मोहन भाई चुप हो गए। सिर झुका लिया और खांसते खांसते बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। प्रिया खड़खड़ाकर हंस पड़ी, आप अकेले बाहर जाएंगे? 2 कदम चले तो सांस फूल जाती है। बस नाटक बंद करो। शाम को जब रोहन लौटा, प्रिया गुस्से में थी। देखो रोहन, अब ये नहीं चलेगा। सुबह से रात तक मैं ऑफिस में सिर खपाती हूँ और घर आकर इनकी नौकरानी बनूं? कितना सहन करूं? रोहन थक चुका था। उसने न पिता की बात सुनी, न पत्नी को समझाया। बस चुपचाप बोला, जो तुझे सही लगे, कर ले। प्रिया ने वही फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने ओल्ड एज होम का नंबर लिया। हाँ, हमें एक जगह चाहिए। जी हाँ, बुजुर्ग हैं, खुद संभाल नहीं पाते। फोन रखते हुए बोली, बस कल सुबह 10 बजे का टाइम मिल गया। मोहन भाई उस वक्त कमरे में थे। उन्होंने सब सुन लिया। दिल मानो छाती में ठहर गया। लेकिन उन्होंने फिर पूछा, बेटा, कौन जा रहा है वहां?
प्रिया ठंडी आवाज में बोली, आप पिताजी। अब मैं आपको संभाल नहीं सकती, न समय है न ताकत। वहां आपके जैसे बहुत लोग हैं, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोहन भाई की आंखें भर आईं। बेटा, क्या मैं बोझ बन गया हूँ? प्रिया ने आंखें चुराते हुए कहा, बोझ नहीं पिताजी, जिम्मेदारी है। और मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। अगले दिन जब कार ओल्ड एज होम के गेट के सामने रुकी, मोहन भाई ने खिड़की से बाहर देखा। एक बड़ा बोर्ड था, स्नेह निवास, वडीलों का घर। उनकी आंखें नम थी, हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने कार का दरवाजा खोला। चलो पिताजी, यहाँ आपको सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर, दवा, खाना। यहाँ कोई हमेशा आपकी सेवा के लिए रहेगा। मोहन भाई ने पूछा, और बेटा रोहन? प्रिया बोली, उसे ऑफिस जाना है पिताजी। ये लोग आपका ध्यान रखेंगे। वह कार में बैठी और बिना पीछे मुड़े चली गई। सिर्फ धूल उड़ती रही और दरवाजे पर खड़े मोहन भाई, जो अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं थे। अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, पहली बार आए हो? डरो मत। यहाँ सब इसी हालत में आए हैं, जिन्होंने अपने को छोड़ दिया है। मोहन भाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। धीरे से बोले, कभी सोचा नहीं था कि घर बनाते बनाते एक दिन घर ही पराया हो जाएगा। ओल्ड एज होम की 4 दीवारों में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मोहन भाई सब समझ गए थे। जिंदगी ने उन्हें धोखा नहीं दिया, लोगों ने दिया था। हर रात वे अपने बिस्तर पर लेटे छत देखते और सोचते, मेरा अपना घर अब दूसरों का कैसे हो गया। जिस घर की नींव में मैंने अपना पसीना और सपने डाले थे, वो आज किसी और के नाम पर दर्ज है। एक शाम जब सब लोग आंगन में चाय पी रहे थे, मोहन भाई धीरे से बोले, मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, ईमानदारी, मेहनत और इज्जत से जीना। लेकिन मेरे बेटेबू ने जो सिखाया, वो शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। वे रुककर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा हुआ कि शांता बेटे का ये रूप देखने से पहले चली गई, वरना वो नजर उठाकर भी न देख पाती। वे उठे, खिड़की के पास गए और आकाश की ओर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके रंग अब इतने काले नहीं लग रहे थे। दिन बीतते गए। पहले जो मोहन भाई सिर्फ कोने में बैठे रहते थे, अब धीरे धीरे सबके साथ बात करने लगे। यहाँ दूसरे बुजुर्ग भी थे, कोई बहू के तानों से टूटा था, कोई बेटे की बेरुखी से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हंसते थे, गीत गाते थे और दूसरों को हिम्मत देते थे। वे कहते, यहाँ आने के बाद हम मरे नहीं, बस जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया है। धीरे धीरे वही जोश मोहन भाई में भी लौटने लगा। सुबह उठकर बगीचे में पौधों को पानी देते, कभी अपने पुराने गीत गाते। एक दिन मैनेजर ने कहा, मोहन भाई, आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे हंसकर बोले, हाँ, अब समझ गया हूँ। अगर दूसरों के भरोसे जीने लगो तो जिंदगी भीख बन जाती है। अब मैं खुद जीना सीख रहा हूँ। अब उनका चेहरा बदल गया था, आंखों का थकान गायब, चाल में ठहराव और दिल में नई रोशनी। जो कभी दूसरों की छाया में जीते थे, अब खुद के लिए सूरज ढूंढने लगे थे। मोहन भाई उनमें से नहीं थे जो हार मान ले। जिंदगी ने उन्हें हिलाया था, तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे मिट्टी के बने इंसान थे, गिरते जरूर थे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठते थे। अब वे अकेले नहीं थे। यहाँ उन्हें कई चेहरे मिले, हर चेहरे पर अधूरी उम्मीद, टूटा स्मित और आंखों में एक ही सवाल। कोई बेटा उन्हें बोझ मान बैठा था,
तो किसी बहू ने घर की इज्जत के नाम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब अपने पराये हो जाएं, तो समय सिखा देता है कि जिंदगी किसी के सहारे नहीं, हिम्मत के सहारे चलती है। मोहन भाई ने धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना ली। उनका स्नेह, व्यवहार और जीवन का अनुभव सबको नया जोश देने लगा। एक दिन सबको आंगन में इकट्ठा करके बोले, हम सबने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन खुद को उन पर निर्भर क्यों कर दिया? अब हम अपनी योग्यता, अपनी पहचान से एक नई शुरुआत करें। पहले तो सबको उनकी बातें असंभव लगी, लेकिन जब इंसान का इरादा पक्का हो तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। मोहन भाई ने अपने पुराने कृषि ज्ञान का इस्तेमाल करके आश्रम की खाली जमीन पर खेती शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी में फिर हरी भरी वापसी हुई। पास की कृषि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनकी मेहनत देखकर रिसर्च में मदद शुरू की। बदले में उन्होंने बुजुर्गों को ऑर्गेनिक खेती की नई विधियां सिखाईं। अब सब एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। कोई बीज बोता, कोई पानी देता, कोई पौधों से बातें करता। हर रोज उनके खेतों में नई ऊर्जा खिलने लगी। जहां कभी आंसुओं की गवाही थी, वहां अब हंसी, गीत और मिट्टी की खुशबू भर गई। मोहन भाई ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, आज से ये जगह वृद्धाश्रम नहीं कहलाएगी। अब हम इसे नई राह कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, जीने की नई शुरुआत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आंगन गूंज उठा। जो कभी टूटे परछाई थे, आज अपने जीवन की रोशनी बन चुके थे। कई महीनों बाद एक शाम प्रिया अपने कमरे में फोन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। मोहन भाई शर्मा, नई राह संस्था के संस्थापक को मिला राष्ट्रीय सम्मान। फोटो में मोहन भाई सफेद कुर्ता पायजामा में मंच पर खड़े थे। चेहरे पर वही सहज मुस्कान जो कभी प्रिया ने नजरअंदाज कर दी थी। पीछे बैनर पर लिखा था, स्वावलंबी वडीलों का प्रेरणा स्रोत। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से पुकारा, रोहन, जरा सुनो। रोहन लैपटॉप से सिर उठाकर बोला, क्या हुआ अब? ये फोटो देखो, ये पिताजी के हैं। उसने स्क्रीन उसकी ओर की। रोहन ने एक नजर देखा, हाँ, शायद पिताजी ही है। लेकिन ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता? प्रिया की आवाज में चिढ़ थी। मैंने तो यही कहा था ना कि माजी के बाद उनका मन घर में नहीं लगता, इसलिए वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। रोहन अपना बचाव करते हुए बोला, हाँ, तू ही तो कहती थी ना कि अकेले संभाल नहीं पाएंगे। वहां उनके जैसे लोग होंगे तो समय अच्छे से कट जाएगा। अब देख, वहां तो मजे में है। प्रिया की आंखों में अब आश्चर्य नहीं, ईर्ष्या थी। मजे में? देख, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। टीवी चैनल इंटरव्यू ले रही है। लोग फूल चढ़ा रहे हैं। सुन, संस्था के फाउंडर लिखा है। मतलब उनका आश्रम अब कोई एनजीओ बन चुका है। रोहन सिर खुजाते हुए बोला, अरे, हो सकता है किसी ने उनकी मदद कर दी हो। मदद? प्रिया ने बात काटी, या फिर ये खुद पैसे कमा रहे हैं? आखिर इतने बड़े खेत, इतना काम कैसे चल रहा है? ये तो बस खेती के कुछ रुपयों में जीते थे। अब ये सब कैसे? वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगी। संस्था का पेज खोलकर फोटो देखने लगी। हरे भरे खेत, सब्जियां, हंसते बुजुर्गों के साथ मोहन भाई और कैप्शन, मोहन भाई शर्मा के नेतृत्व में नई राह संस्था आत्मनिर्भर बुजुर्गों के लिए मिसाल बन चुकी है। प्रिया के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। वह मन में बुदबुदाई,
तो अब पिताजी लीडर बन गए हैं, और शायद अमीर भी। उसने तुरंत सारे वीडियो सेव कर लिए। उसकी आंखों में अब पुरानी चिढ़ नहीं, लालच की चमक थी। रोहन, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि पिताजी सच में क्या कर रहे हैं। रोहन हैरानी से पूछा, अब क्यों? क्या फायदा? प्रिया हंसी, फायदा ही तो देखने जाना है रोहन। आखिर हमारे पिताजी अब चैनल बैनर पर आने लगे हैं, तो हम भी उनकी फैमिली हैं। हम भी न्यूज में आएंगे। रोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन प्रिया की मुस्कान किसी तूफान का इशारा कर रही थी। अगले दिन दोपहर का समय था। नई राह संस्था का प्रांगण हरितिमा से भरा था। बुजुर्ग हंसते गाते अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेत में पौधों को पानी दे रहा था, तो कुछ महिलाएं रंगीन धागों से कोथली बना रही थी। दूर से प्रिया और रोहन अपनी कार से उतरे। शहर के कपड़े, धूप के चश्मे, थोड़ी घबराहट और शर्म के साथ। गेट पर लिखा था, यहाँ हर बुजुर्ग अपनी मर्जी से जीता है, किसी की दया पर नहीं। प्रिया ने पढ़ा और होंठ सिकोड़ लिए। कितनी दिखावे की बातें लिख रखी हैं, वह बुदबुदाई। अंदर पहुंचते ही बुजुर्गों ने उन्हें देखा। कुछ ने अंदर ही अंदर गुनगुनाया, अरे ये वही बेटा भू है ना, जिनसे बापू को इतना दुख मिला था। एक बुजुर्ग हंसकर बोला, अब समझ आया होगा कि कर्म क्या होते हैं। प्रिया शर्माकर रोहन का हाथ पकड़ा, चल सीधे पिताजी के पास चलते हैं। वे ऑफिस में पहुंचे। मोहन भाई अपनी मेज पर कागजात देख रहे थे। चेहरे पर वही गरिमा, वही सादगी, लेकिन अब आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दरवाजे पर आवाज हुई, पिताजी। मोहन भाई ने नजर उठाई। दोनों को देखा। एक पल को उनके चेहरे पर आश्चर्य आया, फिर पल भर में गायब हो गया। ओह, तुम लोग! क्या हुआ? अभी तो बेटे ने घर से बेघर कर दिया, इतनी जल्दी वृद्धाश्रम आ गए? स्वर शांत था, लेकिन अंदर ठंडक थी, मानो दिल के दरवाजे पर ताला लग गया हो। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं। हम आपके हालचाल पूछने आए थे। आप कैसे हैं? रोहन ने धीरे से कहा। मोहन भाई मुस्कुराए, तुम्हारे भेजे आश्रम में अच्छा हूँ बेटा। कम से कम यहाँ कोई नहीं कहता कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। प्रिया ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की, अरे नहीं पिताजी, वो तो आपकी भलाई के लिए ही। देखिए, आप अब कितने अच्छे हो गए हैं, वरना घर में आप ऐसा कुछ। मोहन भाई ने बीच में बात काट दी, आराम? आराम मुझे तब चाहिए था जब मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करता था। तब किसी ने नहीं कहा, पिताजी बैठ जाओ, थक गए होंगे। आज जब तुम दोनों ने मेरा घर बेच दिया, तब पूछने आए हो कि मैं कैसा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर पक्षियों की आवाज भी मानो ठहर गई। प्रिया ने आंखें झुका ली। पिताजी, हमने गलती की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वापस हमारे साथ चलें। मोहन भाई ने गहरी सांस ली। कुर्सी से उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनका स्वर अब जोरदार और ठोस था, वापस? जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मेरा कोई काम नहीं। मैं यहाँ किसी की दयारहम पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीता हूँ। यहाँ मुझे पिताजी नहीं, मोहन भाई शर्मा कहकर बुलाते हैं, और मुझे अब यही नाम प्यारा है। फिर उनकी नजर प्रिया पर पड़ी। तेरे को याद है प्रिया? तूने कहा था कोई आपकी सेवा नहीं कर सकता। देख, भगवान ने मुझे ऐसा परिवार दे दिया जहां
सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मजबूरी से नहीं, अपने मन से। उन्होंने दरवाजा खोलते हुए कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये जगह उन लोगों की है जो दिल से इंसान है, न कि सिर्फ रिश्तों से। प्रिया और रोहन पत्थर की तरह खड़े रह गए। मोहन भाई बाहर निकल गए और पीछे से दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। दोनों की आंखें झुक गईं। चेहरों पर शर्म और दिल में पछतावे की ठंडक थी। बाहर दीवार पर लिखा था, बुजुर्ग वो नहीं जो उम्र से थक गए, बुजुर्ग वो हैं जो रिश्तों की गर्मी भूल गए। प्रिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मोहन भाई दूर खेतों में बुजुर्गों के साथ हंसते हंसते काम कर रहे थे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर इस तरह पड़ रही थी मानो कोई नया जीवन चमक रहा हो। बाहर सूरज डूबने लगा था। नई राह संस्था के फाटक से प्रिया और रोहन बाहर निकले। चेहरों पर गुस्सा, शर्म और अपमान, मानो किसी ने उनकी पूरी दुनिया का नकाब उतार दिया हो। कार के पास पहुंचते ही प्रिया मुंह फुलाकर बोली, देखा, इस बुढ़े की इतनी हिम्मत, हमारे साथ इस तरह बात करने की। हम ही ने इसे सिर चढ़ाया था, तभी आज हमें बेइज्जत कर रहा है सबके सामने। वह दांत पीसकर बोली, मैंने ही कहा था ना कि इसे ओल्ड एज होम में छोड़ दो, वहीं रहता अपने जैसे लोगों के साथ। अब देखो, वहीं बैठकर राजा बन गया है। रोहन चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर लाचारी। प्रिया की आवाज उसके कानों में छुरी की तरह चुभ रही थी। तू बोलता क्यों नहीं रोहन? तेरे बाप ने तुझे और मुझे पूरे शहर के सामने अपमानित कर दिया। कहा कि यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। अब इसे दिखाना पड़ेगा कि असली ताकत किसके पास है। तब रोहन की धैर्य की डोर टूट गई। उसने झटके से पीछे मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। बस कर प्रिया, वह चीखा। पल भर में उसकी हथेली उठी और चटाक की आवाज के साथ प्रिया के गाल पर उसका हाथ पड़ गया। पूरा परिसर शांत हो गया। पास खड़े 2-3 बुजुर्गों ने सब देख लिया। कहीं से एक बुजुर्ग की आवाज आई, कर्म लौटते हैं बेटा। देर लगती है, लेकिन जरूर आते हैं। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। रोहन का चेहरा कांप रहा था, आंखें लाल, गला भारी। वह टूटे स्वर में बोला, आज पिताजी ने नहीं, मेरे कर्मों ने मुझे बेइज्जत किया है। जिस पिताजी ने पूरी जिंदगी हमारा पालन पोषण किया, हमने उन्हें पराया बना दिया। और तूने मेरे मन में जहर भरा बुजुर्गों के खिलाफ, रिश्तों के खिलाफ। अब देख ले, वो बुढ़ा नहीं, हम खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाल चुके हैं। प्रिया रोते रोते बोली, मैंने तो वही किया जो सब करते हैं। रोहन ने गहरी सांस ली, सब नहीं करते प्रिया। अच्छे बेटे अपने बाप का नाम भी रोशन करते हैं। वह कार की चाबी सड़क पर फेंककर धीरे धीरे पैदल संस्था के गेट की ओर चल पड़ा। प्रिया पीछे से चिल्लाई, रोहन, तू कहाँ जा रहा है? वह बिना पीछे मुड़े बोला, वहां जहां असली इंसानियत अभी बची है। सूरज डूब चुका था, लेकिन मोहन भाई के बनाए उस आश्रम में अब एक नया सूर्योदय हो चुका था। पैसे, घर, सुख सुविधाएं सब फिर मिल सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत और विश्वास टूट जाए तो उसे वापस लाना नामुमकिन होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नई कहानी की सूचना तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।